हेलो एवरीवन, आई एम संकल्प। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन भी प्रेस कर देना। और आज का वीडियो जो है वो एटलासियन का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वासु के साथ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग इससे जानेंगे कि इसका जो इंटायर प्रोसेस है वो कैसा रहा है, और ये जो भी सजेशंस देना चाहते हैं तो उसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो वासु, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi Sankalp, yeah, sure. So, hey guys, myself Vasu Gupta. I am pursuing my BTech from Delhi Technological University. So, I am currently in fourth year, a final year student. So, yeah, this was the introduction. Okay. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉलेज लाइफ, सो लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर अभी तक ये कैसा रहा, और क्या क्या लाइक अच्छी चीज़ें रहीं, और क्या लाइक यू विश दैट यू शुड हैव इम्प्रूव्ड, तो उसमें क्या शेयर कर सकते हैं? Yeah, so yeah, definitely I would love to share my college life experience since first year. So, like जो initially जैसे first year होता है, मैं थोड़ा सा एक story like बता देता हूँ। जब फर्स्ट ईयर में मैं अपने कॉलेज में एंटर हुआ था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो जस्ट मतलब यही था कि अभी नई चीज स्टार्ट हुई है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर है, मैं कॉलेज लाइफ में जस्ट एंटर करा हूँ। तो वो तो एक एक्सपीरियंस था ही मतलब स्टार्टिंग के लिए मेरे लिए। बट उस वक्त ना जैसे ये होता है कि अभी मतलब थोड़ा सा डिसेंट लगता है आदमी को कि अब मैं थोड़ा सही जगह पहुंच गया। तो उस वक्त क्या था, मतलब मैं थोड़े उस सिनेरियो में था, मतलब उस इंजॉयमेंट वाले फेज में था। सो आई नेवर स्टार्टेड कोडिंग इन फर्स्ट ईयर। बस जो हमारा सी प्लस प्लस और बेसिक सी का एक कोर्स वर्क था, तो बस मैंने वो ही करा था। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि फर्स्ट ईयर में मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो तो काफी ज्यादा मतलब कोर्स वगैरह कर चुके और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर चुके थे। तो जस्ट जैसे ही मेरा फिर फर्स्ट ईयर खत्म हुआ ना, तो उसके बाद मैंने प्लान करा कि अब मेरे को इस चीज में स्टार्ट करना चाहिए अपना जो भी है। जैसे भी मतलब मेरे को कोडिंग में जाना है जो भी चीज है। तो उसमें हमारा 2 मंथ्स का ना समर ब्रेक होता है। तो 2 मंथ्स के समर ब्रेक में मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं बेसिक डीएसएलगो का कोर्स लूंगा, थोड़े सीनियर से सजेशन मांगे कि कहाँ से करें, कैसे करें इस चीज़ को। सो हमारे यहाँ एक कोडिंग ब्लॉक्स और कोडिंग निंजास दो ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें 2 मंथ्स का कोर्स था जावा का। मैंने मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी कोडिंग की, सो यू कैन से दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम द एंडिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। सो उस 2 मंथ्स में मैंने अपना जावा की कोडिंग करी, डीएस एल्गो में कोर्स करा। वो 2 मंथ्स का ही कोर्स था, लाइक फास्ट ट्रैक कोर्स था। तो 1.5 मंथ्स में उन्होंने पूरा खत्म कर दिया था वो। तो बस उस वक्त फिर मतलब मेरे को 11th 12th में सी प्लस प्लस जितनी पड़ी थी, फिर पता चला वो तो कुछ भी नहीं थी इसके सामने। तो बस फिर उसमें मैंने स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे अपने वहाँ पे उनके कॉम्पिटी जो वहाँ पे एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, लीडर बोर्ड होता है। तो उसमें करीबन 200-250 प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सॉल्व करी थी मैंने। तो उससे बस मेरी मतलब एक तरीके से कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और उसके बाद फिर मतलब मैंने सोचा कि अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। साइमल्टेनियसली मेरे को ये भी पता था कि मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं करा। अगर मैं फर्स्ट ईयर में ये करता तो सेकंड ईयर में मैं कुछ और कोर्स ट्राई कर सकता था, लाइक मशीन लर्निंग या वेब डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड में जो मेरे को इंटरेस्ट आता। तो मेरे को ये रियलाइजेशन पहले से ही था कि मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। लाइक फर्स्ट ईयर एंड हो चुका है, मैंने अब कोडिंग तो कर लिया, बट अब मेरे को डेवलपमेंट भी तो सीखनी है, क्योंकि मेरे पास नियरली थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो एक देखा जाए तो मतलब मेरे पास 1 और 1.2 मंथ्स ही कह सकते हैं कि कुछ इस टाइम पीरियड में मेरे को डेवलपमेंट भी करनी थी। तो मैंने 1 मंथ का गैप देके ना मैंने अपनी मशीन लर्निंग वाली फील्ड भी स्टार्ट कर दी। वेब डेवलपमेंट में भी जा सकता था, बट सीनियर्स ने थोड़ा सजेस्ट करा कि मशीन लर्निंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो बस फिर वो मैंने एक्सप्लोर करा मशीन लर्निंग का। तो उसके लिए भी मैंने मतलब अपना कोडिंग ब्लॉक से कोर्स ले लिया था। तो उसमें कोर्स लेने में ना बस ये एडवांटेज होता है, सोर्सेस हर जगह अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। बट कोर्स लेने का बस मेरे को यही एडवांटेज हुआ था थोड़ा, कि एक उसमें शेड्यूल्ड होता है, शेड्यूल्ड होती है सारी चीजें और ऑर्गेनाइज्ड होती है। अगर मैं खुद अपने आप से कर रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा रहता है कि कहीं मैंने कुछ छोड़ ना दिया हो। तो उसमें बस मैंने कोर्स की वजह से इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ इन प्लेस ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ, कि अपना मतलब खुद सर्च करो। बट हाँ, डेफिनेटली वो अपनी पर्सनल लाइक इट्स योर चॉइस, तुम्हें जो भी करना है जैसे करना है वो तुम्हारा प्लान है। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि कोर्स लेना थोड़ा सा बेटर होता है। तो वो मेरा कोर्स था, वो थोड़ा सा लाइक लंबा प्रोसेस था, लंबा कोर्स था। तो वो 2.5 या 3 मंथ्स तक चला था, उसकी क्लासेस वीकेंड्स में होती थी।
उसके साथ-साथ मैं अपना जो कोडिंग वाली प्रोफाइल थी उसको भी इम्प्रूव कर रहा था, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली डीएस एल्गो वाली। सो उसके लिए तो बस फिर मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि एक कोड शेफ, कोड फोर्सेस और ये लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट। तो लीड कोड से भी पहले मैंने इंटरव्यू बिट मतलब अभी इस टाइम पे करा नहीं था, बट ये 4 प्लेटफ़ॉर्म्स आई प्रेफ़र कि तुम स्टार्ट कर दो थोड़े अर्ली, ठीक है? तो जैसे मेरा मशीन लर्निंग का भी साथ-साथ चल रहा था, मैं उसमें भी कर रहा था। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे आ गई जनवरी। तो लाइक सेकंड सेम आ गया था सेकंड ईयर का। तो बस फिर मतलब थोड़ा अब ये फिर दोबारा थोड़े सीनियर से बात करी कि क्या चल रहा हूँ, मतलब मैं सही चल रहा हूँ, सही स्पीड से, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग या मतलब कुछ और सजेशंस आपके एंड से। तो दे सजेस्टेड कि अब तुमने मशीन लर्निंग तो कर ली है, बट थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे और फोकस करो, बिकॉज if you want to sit in an interview, you need to clear the coding round. And to clear that coding round, you need to have that knowledge of competitive programming, क्योंकि problems इतने DSLGO के तरह simple नहीं होते। बस फिर मैंने कोड फोर्सेस स्टार्ट करा था पर्सनली खुद। कोड फोर्सेस स्टार्ट करा, कोड शेफ स्टार्ट करा और इंटरव्यू बिट स्टार्ट करा। इंटरव्यू बिट पे तो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें कंपनीज़ डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें मतलब लिखा हुआ होता है कि ये क्वेश्चन पहले कौन-सी कंपनीज़ में आया है। इंटरव्यू बिट भी काफ़ी अच्छा है। इंटरव्यू बिट से भी अच्छा लीड कोड है। यू कैन प्रेफर एनी ऑफ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स और बस है। हाँ, आई वाज़ सेइंग कि मैंने अपना कोडिंग स्टार्ट करा, फिर 3-4 महीने इसी पे फ़ोकस रखा और बस फिर थर्ड ईयर के जैसे मेरा ये फिर बिगनिंग आ गई थी और फिर अपना रिज्यूमे बिल्ड करा अच्छे से, प्रोजेक्ट्स डाले उसमें इंक्लूड करे और बाकी फिर मतलब अपना इंटर्नशिप सीजन में मैं तब बैठा था। और सेम चीज़ मतलब मैंने फिर ये रियलाइज़ करी कि फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट से पहले मेरे को क्या करना है। तो इंटर्नशिप के सीज़न मैंने अपनी सैमसंग एसआरआईबी बैंगलोर गेन करी थी। उसमें मतलब वही थी, हमारे फर्स्ट वीक में आ गई थी प्लेसमेंट के। वो भी सही था, अच्छा था मेरे लिए। फिर जो मेरा थर्ड ईयर था उसमें मैंने थोड़ा फोकस अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ही ज़्यादा रखा और बाकी अपने प्रोजेक्ट्स भी नियरली बिल्ड कर लिए। तो और फिर मैं अपना फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट में बैठा था। ओके। प्लेसमेंट में फिर मैंने वही एटलेशियन ग्रैब करी थी। ओके। सो अगर प्रीवियस इंटर्नशिप्स के बारे में बात करें तो उसमें लाइक क्या क्या इंटर्नशिप्स आपने पहले से कर रखी थी? हाँ, अगर मैं इंटर्नशिप सीजन में बैठने से पहले बात करूँ, I have interned with Coding Blocks as a teaching assistant of machine learning course only. It was an offline batch including of 50 to 60 students where I need to assist the students in their projects, assignments, or their homeworks, you can say, for the coursework. This was the one internship which I had done previously to my third year, or you can say in second year I have done this internship. And after that, I grabbed an internship for SRIB, as I already said. That was my second internship. And the third internship, which is again teaching assistant, but this time it was for online batches. Now it includes around 150 to 200 of students. For around 3 to 4 months, I did that. These are the three internship I did. One was a startup work, including of 3 to 4 members. Initially, we were planning to release it as a startup where we will have patent as well. But unfortunately वो हो नहीं पाया. I included that as a project work only. Okay. So Yeah. this was all about the internships that he has done previously. और अब अगर like if we talk about the projects that you have already done or that you have Right. mentioned in your resume or that you will like to suggest, so इसमें क्या share कर सकते हैं? Yeah, guys. As I said, I did machine learning only. In the project section, I mentioned 3 projects related to machine learning only. One was the startup one, which I had already told you, which was the title of the project was music synchronization with lights. Or you can say light synchronization with music. Music is played and we try to synchronize the lights, or you can say there are 3 to 4 LEDs, you can say. This was the one project which I did, which I mentioned in my resume as well. Second one was the image captioning project. This project was a part of the coursework which I did with Coding Blocks only. I mentioned this project. And the third one, which was related to self-driving car. I did it on myself by gaining knowledge from blogs, Medium articles. That was the third one.
So if I want to suggest you ki what to mention in this project session, so it doesn't matter which field you have worked in. Like if you have done in machine web development or in machine learning or in Android development, you should mention any of these projects you are comfortable with. Just keep it in mind. You need to be aware, fully aware of the project. So sometimes the interviewer who is asking you questions can go into a little depth of that project work. So you should be aware of what you have done and how you completed this project and what project includes in itself. So yeah. Okay, so that's all about the projects. Now, if we move ahead with the process for this placements, so as like you have tracked Atlassian, so if we talk about the total number of students that had applied for this company and the total number of selections that were made, so can you share some numbers on this? Yeah, sure. So the opportunity with Atlassian as an FT was open for many branches, and the COE branch in D2 itself contains around 390 students. But yeah, some of had already been placed and had got PPO. So approximate number of students that sit for the coding round is around 300. 200 to 300 have applied for the coding round. 200 were shortlisted to appear in the coding round, and after that they have selected around 15 to 20 students for the interview process for the next day. So yeah, this was the procedure for Okay, the interview. and the total number of final selections that were made, like selections. Yeah, so total number of selections include six number of students from DTU. Yeah, Okay, okay, so that's like six were selected out of 300 who had applied. And yeah, if we talk about the CGPA role, like the importance of CGPA in these selections, so what was the yeah. importance that you felt? The CGPA was it depends on company to company that they prefer to judge a student on the basis of CGPA or not. So yes, some companies does judge you on CGPA background, but you may or may not be aware ki they are judging on that part or not. So Atlassian said that they didn't judge you on the CGPA based part, but yeah, somehow they have a reduced number of that 300 students to that 200 part. So yeah, either they have done resume shortlisting, or they have included that CGPA factor as well. So it depends on company to company. Some might take include that as a important factor, and some might not. So it depends company to company. What I suggest, you should maintain a decent CGPA between around let's say for our college, it depends. The marking scheme also depends. So in our college, 8.5 to in between 8.5 to 9.5 is sufficient. It's a decent one. Okay. Now, if we move ahead with the process, that is the selection process. So the first one is Yeah. the coding round. So like how many questions were there and the pattern and the timing for this round and the difficulty level for all the questions. Yeah. So it included around three questions and 90 minutes of time period. It was done on HackerRank or Hacker Earth. I did not remember the platform name exactly, but it was one of these. So it included three questions, three coding questions only. One I completely remember, it was a weighted traveling salesman problem. And another two were also a part of competitive coding only. So I was able to do around 2.5 of questions, two questions completely, first and third one, which is weighted traveling salesman. The third one was quite complicated, and I was able to solve it partially. The fact is that all students which got selected for the next round did were able to solve only that partial part only, that point 0.5 part. So yeah, I solved 2.5 questions out of three, and with that I was able to move on to the next level, which was interview process. Okay. So now if we talk about the interview, so like total कितने rounds थे और जो इसका entire process था वो कैसा था और वो लोग किस topics पे ज़्यादा focus Yeah. कर रहे थे? या श्योर. सो इंटरव्यू लगभग तीन हमारे राउंड्स होते हैं टोटल. पहले दो टेक्निकल एंड तीसरा मैनेजमेंट मैनेजरल रिलेटेड होता है. वो पहले दो टेक्निकल थे. टेक्निकल
लगभग तीनों राउंड हमारे मतलब 1 आवर की लगभग अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड था। 50 मिनट्स टू 1 आवर मतलब चलता था एक इंटरव्यू। और पहले जो 2 टेक्निकल राउंड थे, इनफैक्ट जो तीनों राउंड थे उसमें लगभग नियरली हमारा 15 टू 20 मिनट्स जो टाइम स्पेंड हुआ था वो सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कशन पे हुआ था। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि विच प्रोजेक्ट यू वांट टू डिस्कस थिंग्स, सो आई सिलेक्टेड वन फ्रॉम माय रिज्यूमे एंड उसके बारे में ब्रीफ मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा था विद द इंटरव्यूअर। सो आई थिंक दे वर ट्राइंग टू गेन द इनसाइट कि हाउ मच आई एम अवेयर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सिंस प्रोजेक्ट्स तो आप कहीं से भी गिटहब से उठा के भी अपनी गिटहब पे डाल सकते हो, अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, बट कितना क्लियर हो उस प्रोजेक्ट के बारे में दैट मैटर्स अ लॉट। सो दे आई गेस दे वर जजिंग दैट पार्ट। सो तीनों राउंड्स में मतलब मेरा 15 टू 20 मिनट जो सेगमेंट था वो सिर्फ इसी फोकस पे था, प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन था। बाकी जो पहला जो मेरा राउंड था टेक्निकल, उसमें 15-20 मिनट्स का ये वाला पार्ट आ गया। बाकी जो 40 मिनट्स है उसमें मेरे से दो कोडिंग इंटरव्यू, कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे थे। दे वर सिंपली मतलब डीएस एल्गो के ही थे, नॉर्मल ही थे। वो भी नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे, बट उसके बारे में भी ये डिस्कशन हो रहा था। फिर मैंने अपनी आईडी पे कोड भी करा था, रन करके भी दिखाया उन्हें। सो दिस वाज माय फर्स्ट द टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद फिर मतलब जब मेरा सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, सेकंड राउंड बेसिकली, सो उसमें भी यही हुआ कि उसमें प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हुआ। उसमें थोड़ा OSDBMS वाला पार्ट भी आया था, OSDBMS जो कोर्स वर्क थे। और तीसरा वो था जो एक कोडिंग का क्वेश्चन भी पूछा था उसमें। और उसके बारे में पूरा फिर वो ट्री से रिलेटेड था, बाइनरी ट्री से रिलेटेड। रूट टू लीफ नोड सम था, समथिंग लाइक दिस था। तो रूट टू लीफ नोड का सम हमें निकालना था। तो वो वाला भी मतलब वो भी बेसिक डीएसएलगो का ही था वो। और जो मेरा थर्ड राउंड था वो था मैनेजरियल राउंड। मैनेजरियल राउंड में दे ट्राई टू सीक की जो कंपनीज की वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज है, द कैंडिडेट सूट्स दैट वैल्यूज और नॉट। सो उसमें बेसिक डिस्कशन ही चलता है हमारा इंटरव्यू के साथ। बाकी दे गेन इनसाइट्स कि मतलब मैं कोई भी सिचुएशन में हूँ तो कैसे रिएक्ट करूंगा, कैसे वर्क करूंगा, क्या मेरा डिसीजन होगा, क्या वो डिसीजन अच्छा है, क्या आई बिलीव कि 100% कि मेरे पास और कोई चॉइस है, या मैं 100% श्योर हूँ कि यही सिर्फ एक डिसीजन है। सो या थर्ड राउंड में ये चला था। ओके। बाकी इनसाइट्स की बात आती है तो मेरा जो सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू था उसमें मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लाइक आई सेड ना कि मेरी पूरी फील्ड जो थी वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड थी। तो इंटरव्यू ने मेरे को क्रॉस कर लिया कि व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू एटलेसियन, जबकि इसमें तो मशीन लर्निंग का वर्क नहीं है कंपैरेटिवली। सो तुम अपनी जब तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो तुम उस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे, मतलब एटलेसियन में क्यों आ रहे हो। सो ये क्वेश्चन था जिसमें मतलब मैं कंप्लीटली मतलब मैं 1 मिनट के लिए तो नम भी हो गया था कि व्हाट शुड आई आंसर। अगर मैंने हाँ बोला तो कि मतलब मैं एटलेसियन ज्वाइन कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मतलब मैं अपनी कोई भी वैल्यूज वगैरह नहीं देख रहा, बस कंपनी में एंटर होना चाह रहा हूँ। सेकंड, अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं एंटर नहीं होना चाहता तो वो भी एक ड्रॉबैक है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हाँ मैं मशीन लर्निंग में एंटर होऊंगा। तो देन ही विल बी लाइक तुम इंटरव्यू में बैठ ही क्यों रहे हो, फिर तुमने अप्लाई क्यों किया। सो इस सिचुएशन में मैंने सिर्फ अपना मतलब एक आंसर दिया। सो दैट आंसर वाज लाइक दिस कि आई हैव टेकन सजेशंस फ्रॉम माय सीनियर्स एज वेल एंड दे हैव टोल्ड मी टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम अर्ली कमिटमेंट्स। So yeah, I have explored machine learning field, but I haven't explored the web development or the Android development field yet. So to make an early commitment into that machine learning part, ki I should work only in this field, that is not my cup of tea. So I should prefer first exploring the web development field as well, web development or you can say development field. And after 2-3 years, I will make a commitment that I want to restrict myself into this field. So yeah, by listening this, I think the interviewer was quite impressed. Like I was able to see this on his face. Yeah, he is quite satisfied with the answer. So yeah, this was the interesting part of my interview. Okay. So like this was all about the interview process, and he has also shared one of the incident that happened in his second round. So I hope you have like gained something from this. Now, if we talk about the virtual interviews, like currently all the interviews are done virtually. So like what are the pros and cons for this virtual interviews? So yeah, talking about later of pros and cons, you can say in virtual interview you are sitting at home, dressing into formals.
but yeah, that feeling that you are actually sitting in an interview room is not included in that. But on the other hand, it has some advantages as well. If you are at your home environment, it might relax you somehow, that you are in a known environment already. Related to the part that is there anything different in sitting an original interview, like online interview or an offline interview? So I think it was nearly same. I was able to see the interviewers in front of my face, and yeah, the coding part was done with the help of laptop only, sharing the ID, sharing screen. So it was much. There was not much difference in that part. Yeah. So I guess both are nearly same. So it might be relaxing for someone. On the other hand, it might, like those who want that feeling of sitting and into an interview room, and making you that much confident that you are here and you want to be into that company. So it depends on individual to individual. For me, it was like I treat both alike. So both are same, Okay. nearly same. Okay. So that was all regarding the interviews process. And अब अगर strategies के बारे में बात करें तो like what all you'll be sharing or like how you prepared for this interviews. So yeah, how I prepared for the interviews, like I said, internship से पहले मैंने इंटरव्यू बिट सॉल्व करा था पूरा. अराउंड 400 प्रॉब्लम्स मैंने उस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करी थी. सो आई प्रेफर, तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर कर रहा है तो जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा इंटरव्यू बिट या लीड कोड, कोई भी एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर ले एंड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट प्लेटफॉर्म. बोथ आर लाइक सेल्फ सफिशिएंट. सो इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड बोथ कैन बी डन. तो एक प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्ट करो सबसे पहले अपने आप को, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो. एक दिन के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो करो. आज जितने करें ट्राई अगले दिन उससे एक ज़्यादा करो. धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो. और बाकी कभी भी ऐसा मत करो कि अगर तुमने ब्रेडफास्ट सर्च का लेट से टैग नेम से क्वेश्चन स्टार्ट करा या स्टैक का क्वेश्चन स्टार्ट करा, तो स्टैक की बकेट अगर तुमने स्टार्ट करी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 10-20. तो डू नॉट प्रेफर कि मैं पहले वो 10-20 खत्म करूं फिर मैं क्वेरी के क्वेश्चंस पे जाऊंगा या किसी भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस पे जाऊंगा. सो दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. यू शुड प्रेफर गोइंग कि मैं एक स्टैक का करता हूँ, एक लिंक लिस्ट का करता हूँ, एक एरे का करता हूँ. तो दिस शुड बी प्रेफर्ड. तो ये मतलब इससे मेंटेन रहता है. ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक में तो तुम ओवरवेलम हो चुके हो पूरा इंफॉर्मेशन से और दूसरा टॉपिक तुम्हारा बिल्कुल ब्लैंक छूटा हुआ है. सो इसलिए आई मतलब आई सजेस्ट कि आप ऐसे ही फॉलो करें कि मल्टीपल बकेट साइमल्टेनियसली ओपन रखें और हर बकेट से एक एक क्वेश्चन करें एक दिन. मैक्सिमम जितनी बकेट्स कवर कर सकते हैं. Okay. So that's basically कि randomized कर ले topics और किसी एक topic से stick नहीं करना चाहिए. और if we talk about राइट. this और एक placement, चीज और हाँ. इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा. ऐसा भी मत करना कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन फील्ड कि मेरे को कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी ही करनी है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करूंगा बाकी कुछ नहीं करूंगा. और ऐसा भी मत करना मैं सिर्फ मशीन लर्निंग या वेब डेवलपमेंट करूंगा सिर्फ, बाकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा. बोथ इक्वली मैटर्स इन इंटरव्यू. वन हेल्प्स टू गेट टू द इंटरव्यू टेबल विच इज कोडिंग. अगर तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी है, इट हेल्प्स यू टू टेक टू द इंटरव्यू टेबल, क्योंकि कोडिंग राउंड क्लियर करोगे तभी आप इंटरव्यू की टेबल पे मतलब जा सकते हो उस टेबल तक. एंड सिटिंग ऑन दैट टेबल बोथ प्लेस इक्वल रोल. ये जो तुम्हारा डेवलपमेंट वाला फील्ड है, प्रोजेक्ट्स भी मैटर करते हैं तुम्हारे इक्वली, और वो भी मैटर करती है जो तुम्हारी कोडिंग है डीएसएल को भी. और बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रेफर कि थोड़े टीम प्रोजेक्ट्स करो तो वो बहुत अच्छा है. उससे लगता है कि तुम टीम के साथ कंपैटिबल हो या नहीं हो. यू आर दैट गाय की जो मतलब एक अकेला बंदा चलना चाहेगा, या फिर यू आर दैट गाय की जो सबको साथ लेके चलना चाहेगा. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट. सो ये एक और सजेशन है मेरी तरफ से. Okay. So अब अगर जैसे जो placement का जो process होता है उसमें अगर बात करें तो like how to keep ourselves motivated because we always face many rejections. So इसमें क्या suggest कर सकते हैं? So yeah, guys, I have experienced this myself. तो मतलब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि ये जो बोलूंगा मैं वो 100% करना श्योर होता है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस. मैं जानता हूँ पॉसिबल नहीं होता. बोलना बहुत आसान होता है बट करना उस चीज को फॉलो करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो व्हाट आई सजेस्ट कि तुम क्या करना, एक तो अपना डेस्टिनी पे बिलीव करो
कि तुम मतलब जो भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है, व्हाट गॉड हैज रिटन फॉर यू, या द पाथ विच ही हैज सजेस्टेड, वो तुम्हारा पहले से ही डिसाइडेड है। बट इसको ब्लाइंडली भी बिलीव मत करो। तुम्हें उस डेस्टिनी तक, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी डेस्टिनी पे बिलीव कर लिया और छोड़ दिया, जो कंपनी मतलब जिस कंपनी में मेरा होना होगा हो जाएगा और मैं छोड़ दूं। इंस्टीड इसको प्रेफर करने की बजाय ऐसा सोचो कि जो कंपनी में होना है वो मेरा पहले से ही मतलब डेस्टिनी में लिखा हुआ है और वो होगा, बट साइमल्टेनियसली मेरे को उसके लिए हार्ड वर्क भी करना है। हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट। तो इसमें जो सिचुएशन बाकी लोगों की जब प्लेसमेंट हो रही है तो फीलिंग आती है कि उसकी हो गई मेरी नहीं हुई। ये हर कोई फेस करता है, मैंने भी फेस करी थी। बट कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करना। अपने आप पे बिलीव करो, तुमने जो भी अपना हार्डवर्क करा है, जो पहले से लेके जो भी तुम्हारी तैयारी है, वो तुम्हें पे ऑफ होगी ही होगी। और तुम्हें एक इंटर्नशिप या जो भी अपनी मतलब एफटी के लिए बैठ रहे हो, तुम जिस भी पोजीशन के लिए बैठ रहे हो, वो ऑफर होगी ही होगी। बट उसमें अपना हार्डवर्क कभी भी मत छोड़ना, और कभी भी ऐसा मत छोड़ना कि उसकी हो गई मेरी नहीं हुई तो अब मैं क्या करूं। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि अब मेरे को उसकी होगी, अच्छी बात है, अब मेरी भी होनी चाहिए अगली कंपनी में। तो उसके लिए पिछली बार मेरे अंदर ये पार्ट, ये वीकनेस वाला पार्ट था, सो आई शुड स्ट्रॉन्ग दैट पार्ट। उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपना उस पर वर्क करो और फिर अपना अगले कंपनीज में बैठो। ओके, सो अब अगर जैसे पीयर कोडिंग या ग्रुप स्टडीज जो मोस्टली कॉलेजेस में होता है या हम कर सकते हैं, तो लाइक व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स फॉर दिस, और इसको लाइक कैसे करना चाहिए, और इसमें करते टाइम लाइक क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये मैंने भी प्रेफर करा था अपनी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, हम क्या करते थे, हम कोड फोर्सेस का जैसे राउंड हुआ आज रात को 8 बजे, हम कोड फोर्सेस का राउंड देते थे। पहली चीज, उसमें ग्रुप स्टडी वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। जब तुम कोडिंग का राउंड दे रहे हो 2 आवर्स का एज अ कंटेस्ट, तो उसमें एज अ टीम मेंबर नहीं लेना तुम्हें कि 3 बंदों के साथ बैठ के तुम वो कॉन्टेस्ट दो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, और वो एज इन ग्रुप में कैसे करनी है वो मैं अभी बताता हूँ। तो कॉन्टेस्ट मैं क्या प्रेफर करता था, कॉन्टेस्ट दिया, 8 to 10 होता था। उसके बाद अपना जितने क्वेश्चन हो गए सही है, जो नहीं हुए उनको एक बार देखा। उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारा फ्रेंड सर्कल था 2 या 3 मेंबर्स का था हमारा, हम तीनों ही देते थे। जैसे उसने भी दिया, मैंने भी दिया, और हमारे तीसरे फ्रेंड ने भी दिया। अगले दिन वी हैड डिस्कशन कि तुझसे कितने क्वेश्चन हुए, तुमने कितने करे, अच्छा तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया था तो हाउ डिड यू डू दैट, तुमने थिंकिंग पार्ट क्या लगाया, लॉजिक क्या लगाया, एल्गोरिथम क्या लगाया। सेम अगर मेरा हो गया उसका नहीं हुआ, सो आई शेयर माई पार्ट की, मतलब मैंने कैसे करा था वो। तो हम ये नॉलेज शेयर करते थे, और फिर घर जाके अपना उसको दोबारे एक प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है कोड फोर्सेस पे, हम उसको दोबारा करते थे। प्रॉब्लम आई, हम उस बंदे को दोबारा अप्रोच करते थे कि तूने ये कैसे करा था, मेरे से अभी भी नहीं हुआ। सिमिलरली, तो इससे काफी अच्छा हो जाता था। तो इससे तुम्हें एकदम तो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे कि तुम सोचो कि हमने तुमने ग्रुप प्रोजेक्ट कर ली, 1 या 2 बार कर लिए, तुमने 1-2 राउंड्स दे दिए तो बहुत अच्छा हो गया, तुम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए। इस असम्पशन में मत रहना। उसमें टाइम लगेगा, मगर टाइमली वो बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसमें जब एज इन तुम देखोगे, तुमने स्टार्ट करा था एक क्वेश्चन से, और अब धीरे धीरे करते करते तुम्हारे से 3 या 4 क्वेश्चन हो रहे हैं कोड फोर्सेस के एक राउंड में। सो या ये ऐसे मतलब चलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एज इन ऐसा कभी भी मत करना है कि कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो 3 बंदों को साथ में बिठा के या फोन पे डिस्कस करके तुम वो कॉन्टेस्ट दे रहे हो और उसको ग्रुप स्टडी का नाम दे रहे हो, ऐसा मत करो। ओके, तो अब अगर लाइक इफ वी टॉक अबाउट द क्लब्स एंड चैप्टर्स, सो लाइक हाउ आर दीज यूजफुल इन द प्लेसमेंट प्रोसेस, या फिर इसको लाइक ज्वाइन करते टाइम किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? या सो क्लब्स या चैप्टर्स हमारे कॉलेज में भी था। आई वो वांट लाइक टू टेक नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट हाँ, जब फर्स्ट ईयर में मैं एंटर हुआ था तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज लाइक कि हम ये भी करा देंगे, ये भी करा देंगे, सब करा देंगे। और थोड़ा सा लाइक फैसिनेट कर दिया था उन्होंने, जो भी नई मतलब नए बैचेस के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं भी फैसिनेट हो गया था उनकी बातों से। सो आई जॉइन दैट मतलब सोसाइटी बेसिकली, मेरे कॉलेज की सोसाइटी थी, तो उसमें मैंने ज्वाइन करा। बट हाँ, फिर पता चला कि उनको सिर्फ नाम नाम के लिए चाहिए था। बाद में उससे मतलब कुछ भी गेन नहीं हुआ मेरे को पर्सनली। तो उसमें फिर मतलब मैंने फर्स्ट ईयर के बाद वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। कॉलेज का जो मतलब सोसाइटी मैंने ज्वाइन करी थी, ग्रुप से वो काम वगैरह कराते थे छोटे मोटे जो भी थे, तो वो छोटे मोटे काम करने थे, ये फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना वगैरह वगैरह। बट मेरे को 1 साल के बाद पता चल गया इट्स यूजलेस।
सो मेरा एक्सपीरियंस इन कॉलेजेस चैप्टर्स और इन सब के साथ थोड़ा अच्छा नहीं है। अब मैं पर्सनली खुद एक चैप्टर के साथ मतलब एक कनेक्टेड हूँ, एआईएमसी कम्युनिटी। सो इसको अभी हमने लॉकडाउन पीरियड में ही स्टार्ट करा था। इसमें मतलब मैंने बट ये मत सोचना कि अब मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मैंने स्टार्ट करी है तो मैं भी तुम्हें फैसिनेट करके बुलाऊंगा और छोड़ दूंगा स्टार्ट करना। सो वो ये कम्युनिटी हमने पर्सनली स्टार्ट करी है और इसमें हमने 2 मंथ्स पर्सनली स्पेंड करे हैं वन ऑन वन मेंटरिंग करके, और बच्चों को प्रोजेक्ट्स करवाए हैं और उनका फीडबैक भी लिया है, वो भी पॉजिटिव आया था काफ़ी। और बकायदा मतलब उसका अगर एज इन तुम्हें देखना हो कि मतलब मैं ऐसे नहीं फेंक रहा, तो उसमें हमारा लिंक्डइन की कम्युनिटी है, उसके पेज पे जाके तुम देख सकते हो, वो उन्होंने सारे ब्लॉग्स डाले हुए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने कराए थे पर्सनली स्टूडेंट को। तो या अब ऐसा चैप्टर हर जगह मिले, आई कांट से दैट, बट हाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा चैप्टर मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दैट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो मेरा पहले वाला एक्सपीरियंस था कि मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो तुम उसको लीव कर देना विदाउट एनी थिंकिंग, उसको लीव कर दो और अपना डेवलपमेंट में पर्सनली फोकस करो बस। Okay, so that was regarding the clubs and chapters. Now, if we talk about the college life, so what all we can do in the colleges to be more productive और जिससे placements या internships का जो process है उसमें भी help मिले. हाँ, सो एक तो हमारा होता है कोर्स वर्क। अगर मैं 2 की बात करूँ, कॉलेज में जैसे कोर्स वर्क होता है, तो कोर्स वर्क में ये सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटा स्ट्रक्चर। जो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, इन पे तो लाइक तुम अपना प्राइम फोकस रखा करो और इनको अच्छे से करा करो, बिकॉज़ दे हेल्प अ लॉट इन इंटरव्यू प्रोसेस, और इंटरव्यू प्रोसेस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दे डेफिनिटली प्ले अ रोल इन दैट पार्ट। सो यू शुड डूइंग देम प्रेफर डूइंग देम सीरियसली। और दूसरी चीज, बाकी जो मैं कोडिंग वाला पार्ट बता रहा हूँ, कोडिंग वाला पार्ट एज ए जो हमारा कॉलेजेस में होता है, वो इतना ज्यादा मतलब डेडिकेटेड नहीं होता। तो उसके साथ मतलब कॉलेज का कोर्स वर्क तो करो ही करो, साथ में ये जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनोमेट्रिक्स, जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें थोड़ा सा तुम मतलब थोड़ा सा लीनियंसी दे सकते हो। बाकी अपना जो साथ साथ जो कोडिंग वाला पार्ट है, लाइक ये जो डीएस एल्गो और ये डेवलपमेंट फील्ड्स वाली जितनी भी जो भी तुम्हारा कोडिंग का पार्ट है, वो तुम्हें कॉलेज से सेपरेटली करना पड़ेगा, क्योंकि एज इन कॉलेज में इतना डेडिकेटेड नहीं करवाते। इनकेस आपके कॉलेज में कराते हैं तो अच्छी बात है, डेफिनेटली आपके लिए एडवांटेजेस ही है वो। बट इनकेस नहीं कराते तो अपना फोकस पहले दोनों जगह मेंटेन करके रखो और टाइम डिवाइड कर लो कि मेरे को ये इस कोर्स वर्क को इतना टाइम देना है, और बची हुई जो कोडिंग वाला पार्ट है जो मैं खुद कर रहा हूँ, बाहर ब्लॉग से सर्च करके कर रहा हूँ, जैसे मर्जी कर रहा हूँ, कोई कोर्स लेके कर रहा हूँ, उसको मेरे को अपना इतना टाइम देना है। तो दोनों इक्वली में मतलब उसमें जो भी रेशियो मेंटेन करना है वो आपके ऊपर है, बट हाँ रेशियो मेंटेन करके चलना है और उसको फॉलो करना है। Okay, so if we talk now about the resume या जो projects and work experience that we have on that, so like इसका क्या importance होता है and how we can improve this? हाँ, सो एक तो सबसे पहले अगर मैं सीवी की बात करूँ या रिज्यूमे की बात करूँ, तो व्हाट थिंग जनरली कम्स इन माइंड कि अगर मेरा रिज्यूमे में जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैं 6-7 प्रोजेक्ट डाल देता हूँ भर के अपने रिज्यूमे में, और इंटरव्यूअर जो लेने वाला है वो सीधा इम्प्रेस हो जाएगा और सीधा मेरे को हायर कर लेगा। अब इसके चलते हुए तुम्हारा जो सीवी या रिज्यूमे है वो हो जाता है करीब-करीब 1.5 पेज का, 1.5 या 2 पेज का। सो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो तुम ये मत करा करो, ये मत सोचना कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने ज़्यादा अच्छे और लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उतना अच्छा होगा। लाइक उनका काउंट 3 या मैक्सिमम 4 रखो। 3 या 4 वो वाले रखो जो आपके सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं आउट ऑफ तुमने हो सकता है 10 करे हो, 6 करे हो, 7 करे हो। बट तुम 3 और 4 वो वाले मेंशन करो जो आपको लगता है कि आपके बेस्ट है और इसमें आपको सारी चीज़ पता है। प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में तो ये वाली चीज़ मेंशन करना। प्रेफर कि आपका जो रिज्यूमे है वो 1 पेज का ही हो, उससे ज़्यादा का ना हो। मैक्सिमम अगर जा रहा है जस्ट इन केस तो 1.5 से ज़्यादा तो मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आपका जाना चाहिए। पहली बात तो रिस्ट्रिक्ट करो कि 1 पेज का ही हो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 1.5 तक खत्म करने की कोशिश करो उसे। बाकी दूसरा जो भी आप रिज्यूमे बना रहे हो, सीवी बना रहे हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स को बहुत बार चेक करो। कम से कम तुमने अपना रिज्यूमे फाइनल कर दिया, 5 बार खुद पढ़ो और ऐसे अपने 2 या 3 दोस्तों से 1-1 2-2 बार पढ़वाओ। क्योंकि कई-कई जो ऑनलाइन रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसमें अगर स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर होता है तो वो ही एक जजिंग क्राइटेरिया हो जाता है।
तो प्रेफर कि तुम उसमें मतलब उस वो वाले पार्ट में अपना मतलब लूज ना कर दो चांस। तो अपना रेज्यूमे बनाओ, लिमिटेड बनाओ, और बाद में उसको रिव्यू करो खुद, कम से कम 5 बार रिव्यू करो। कोई भी एक छोटे से छोटा एरर भी नहीं होना चाहिए। और कभी भी ऐसा मत करना कि मार्जिन्स और जो इंडेंटेशन है वो एकदम अनयूनिफॉर्म हो। तो उसको यूनिफॉर्म रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, देखने में थोड़ा डिसेंट लगे तुम्हारा सीवी। हेडिंग अच्छी हो, उसमें अपना कॉन्टैक्ट शेयर करो, ईमेल आईडी शेयर करो, अपनी जितनी भी कोडिंग प्रोफाइल्स है उनका लिंक शेयर करो, जितने कोर्स वर्क करे हैं उनको मेंशन करो। और ये याद रखना, अगर तुमने कोर्स वर्क मेंशन करे तो तुम उसमें अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके लेके चलो। गॉस इंटरव्यूअर कैन पॉइंट आउट एनी वन ऑफ दैट कोर्स वर्क विच यू हैव मेंशन, और उसके साथ वो स्टार्ट कर सकता है अगर उसे नॉलेज है तो वही मेंशन करो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो। और बाकी जो तुम्हारी लैंग्वेजेस है उसको प्रेफर करो, जितने सारी मेंशन करो। और जो भी तुमने डेवलपमेंट वगैरह जो भी करी है उसको भी मेंशन करो। सीजीपीए और बाकी जो तुम्हारा कॉलेज बैकग्राउंड है उसमें भी एग्रीगेट सीजीपीए अगर लिख सकते हो अच्छी है आपकी, तो यू शुड प्रेफर राइटिंग दैट एज वेल। और बाकी अपना जो कॉलेज का और स्कूल बैकग्राउंड था वो भी आप डाल सकते हो कि सीनियर सेकेंड ईयर और सेकेंड एजुकेशन आपने कहाँ से ली। और अचीवमेंट्स वाला जो सेक्शन है, अचीवमेंट्स और पीओआर, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन केस आपके पास है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड शो दैट इन योर रेज्यूमे। वो मैनेजमेंट राउंड या फिर एचआर राउंड में काफ़ी हेल्प करती है। बाकी सेकंड थिंग, अगर तुम्हारी जो अचीवमेंट्स हैं वो तुम्हारे ऊपर है, जितनी अचीवमेंट्स है तुम उसको जितना ज़्यादा मैक्सिमम डालना चाहो उतना मैक्सिमम डाल सकते हो। सो या Okay, so those were very valuable tips regarding the resume. And if you have like not finalized your resume, so इन points को ध्यान देना चाहिए. And if we talk about any final tips for the juniors who will be like sitting for placements either next year or in the future, so उसमें like क्या suggest कर सकते हैं? बस यही, अकॉर्डिंग टू मी आई वुड लाइक टू सजेस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। और बाकी जितना भी हार्डवर्क जितना ज़्यादा कर सके पुश, उतना ज़्यादा पुश कर सको, उतना ज़्यादा पुश करो। और एक चीज़ और, डोंट थिंक दैट इट इज़ कंपेरेटिव लाइक कंपेरेबल विद द थिंग विच वी डू इन क्लास 11 और 12। वो बहुत ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में। आप सबने भी एक्सपीरियंस करा है, मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। उतना नहीं है, बट अभी भी जितना मैक्सिमम आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे, कोडिंग स्किल्स बढ़ाने में, उतना ज़्यादा टाइम दो। आई डोंट से कि आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय मत करो, घूमो फिरो मत। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, और एक टाइम होता है, और लिमिटेड टाइम उस चीज़ को देना भी चाहिए। नहीं दोगे तो मतलब वो इंटरेस्ट तुम्हारा वो दूसरी चीज़ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो या कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करो, और बाकी जो तुम्हारा ये कोडिंग वाला जो जितना पढ़ाई वाला पार्ट है इसको भी अच्छे से करो। और बिलीव इन योरसेल्फ, और तुम डेफिनेटली मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ तुम्हारे अंदर कि तुम तो पक्का ग्रैब करोगे ही करोगे अगर तुमने हार्डवर्क करा है। बस यही है कि तुम अपने ऊपर भी बिलीव कर लो एक बार, तो तुम्हारे लिए जो पाथ है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और तुम्हें कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मैं पीछे हूँ किसी से, या फिर मतलब मेरा कुछ होगा नहीं, वो वाली सिचुएशन, नेगेटिविटी नहीं आएगी। कीप योरसेल्फ पॉजिटिव ऑलवेज। सो या Okay, so that was all the discussion with Vasu. और इसने like बहुत सारे useful points को भी mention किया है, so I hope you will find them useful. और वीडियो को like भी कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो वो भी कर देना. And we'll meet you in another video. So till then, goodbye. या गुड बाय गाइस।